नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक टॉपिक उठाया है जिसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। वो टॉपिक है पल्लवन। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हमने विस्तृत चर्चा की थी पांचवें पेपर के सिलेबस के बारे में। पांचवें प्रश्न पत्र में किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी में से आज हम लोग उठा रहे हैं पहला टॉपिक पल्लवन। पल्लवन उठाने के पीछे ये है कारण है दोस्तों कि आप लोग पल्लवन से परिचित कम होंगे, परंतु इसका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। जब आप निबंध लिखते हैं, निबंध लेखन की जो शैली होती है दोस्तों, वो पल्लवन से ही निकल कर आती है। किससे निकल कर आती है? पल्लवन से निकल कर आती है। हमारे आसपास समाज में इस शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है इसका, परंतु हम जानते नहीं कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम सामान्य जीवन में परिचित नहीं होते। जैसे आप सामान्य जीवन देखिए, हम इसका प्रयोग तो करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? कोई बात हमें इतनी सी बताई जाती है, क्या होता है दोस्तों, इतनी छोटी सी बात हम बताते हैं, ठीक है ना, और उस बात को दूसरा व्यक्ति का विस्तार कर देता है। मतलब नमक मिर्च खटाई मिला के, बढ़िया तेल मिर्च मसाला मिला के उसको परोस देता है दूसरे के सामने। जिससे क्या होता है दोस्तों कि वो क्या समझते हैं कि वास्तव में ये बात ना हो कि इतनी सारी बात थी। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देते हैं। हमारे नेता नगरी में देखते हैं, ये काम मीडिया भी बहुत अच्छे से करती है। आपको मीडिया पे निबंध भी रहेगा, वहां पर ये काम आएगा मीडिया की भूमिका। मीडिया क्या करती? मीडिया छोटी से छोटी बात को तुल दे देती है और बहुत बड़ा बना देती है, नाशोर बना देती है। क्या है? छोटे से घाव को नाशोर बनाने का कार्य भी मीडिया कर देती है। ठीक है। लोकतंत्र में यही चीजें होती हैं। जो राजनेता होते हैं, जो अपने वक्तव्य जारी करते हैं, तो कोई छोटी सी बात पकड़ लेते हैं, उसी बात को इतना खींच खींच के बड़ा कर देते हैं कि हम असमंजस में आ जाते हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं। परंतु इसका जो मूल भाव है दोस्तों, ये है इसका मूल भाव कि हम अपनी बात को कितना भी विस्तारित कर दें, बहुत ज्यादा विस्तारित कर दें, परंतु कुछ भी हो जाए, सामने वाला असमंजस में नहीं आना चाहिए। उसको मूल भाव सदैव स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। यदि मूल भाव में थोड़ा सा भी विचलन होता है, तो जो हमारा पल्लवन करने का उद्देश्य था वो क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? पूरी तरीके से नष्ट हो गया। पल्लवन हम इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? जिससे कि हम अपनी बात को सामने वाले के सम्मुख प्रस्तुत कर सके, सामने वाले को समझा जा सके। ऐसी परिस्थितियों में आप सामान्य रूप से देखिए, प्रैक्टिकल अपन अध्ययन करते हैं तो क्या होता है कि हम जब अपनी बात किसी के सम्मुख मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई सूक्त वाक्य है, मान लीजिए कोई ऐसे बात है, साहित्य समाज का दर्पण है। क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक। या फिर आप एक कथन और हम बोलते हैं, आप गौर से सुनने, सुंदरता इंसान में नहीं, सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है। क्या कहा हमने दोस्तों? सुंदरता इंसान के अंदर नहीं, सुंदरता वास्तव में तो देखने वाले की नजरों में होती है। ठीक है। और दूसरा एक हमने बोला साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण किस प्रकार से। तो जब हमें इसके चर्चा करनी है, सामने वाले को बताना है कि किस प्रकार से साहब साहित्य समाज का दर्पण है, तो जब हमें ये बताना है मित्रों, तब यहाँ पर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को गौर करना है। आप मान लीजिए आपके सामने आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसे आप समझा रहे हैं कि बेटा साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य पढ़ना चाहिए। उसने कह दिया भैया साहित्य है क्या, कैसे ये दर्पण हो सकता है? तो आप बताएंगे, सरल सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पर आप गौर करेंगे, अलंकारों का प्रयोग करने से बचेंगे। हाँ, सौंदर्यता चाहिए, लेकिन इतनी सौंदर्यता नहीं चाहिए कि ऐश्वर्या राय धूमिल हो जाए। सौंदर्यता चाहिए, लेकिन इतनी सौंदर्यता आपको नहीं लानी है कि मुंशी प्रेमचंद जी को क्या हो जाए, ये ग्लानि होने लगे कि भाई साहब मेरे से अच्छे साहित्यकार बैठे हुए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को गिल्टी फील हो जाए। ठीक है। जैसे उन लोगों ने कितना अच्छा मार्मिक, हर बात का कितना मार्मिक चित्रण किया। एक छोटे से शीर्षक को उठाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन को किस प्रकार से विस्तृत वर्णन कर देते हैं। तो आपको भी वही चीजें करनी है, परंतु उसको एक सटीक तरीके से करना है, जिससे कि पता चले आपके पास शब्दों का भंडार है और शब्दों पे
पकड़ अच्छी है, वाक्य निर्माण की कला बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं पल्लवन। जो टॉपिक आपने परिचय देख लिया, इसका मतलब क्या होता है सामान्य से आपने अनुमान लगा लिया होगा। ठीक है, इस अनुमान को अब हम यथार्थ में लाते हैं और चालू करते हैं। इसका जो पढ़ने का मॉड्यूल अपना होगा दोस्तों, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद हम देखेंगे दोस्तों, जैसे इससे प्रश्न आते हैं, तो परिभाषा देख लिया हमने। परिभाषा के बाद दूसरी चीज देखेंगे कि एक अच्छा पल्लवन लिखने के लिए क्या क्या बातें होने चाहिए। ठीक है, ध्यान कौन सी बातें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बातें। और तीसरा पॉइंट जो होगा दोस्तों, वो हम देखेंगे विशेषताएं। क्या देखेंगे? क्योंकि आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पल्लवन की 3 विशेषताएं लिखी, तो आपको पता होनी चाहिए 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व हमें 2 बातों पर और गौर करनी पड़ेगी, जिसको हम अगली स्लाइड के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में हम लेते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या आ जाएगा हमारा? दूसरी स्लाइड लिया। इसमें हमें 2 चीजों पर गौर करना है। इस स्लाइड में किस किस बातों पर गौर करना है? तो चलिए गौर करते हैं हम लोग। चल, पहली चीज हमें देखना है दोस्तों शैली, कि शैली क्या होती है, क्योंकि शैली सबसे महत्वपूर्ण है। शैली यदि हमें समझ में आ गई तो मान लीजिए आपको पल्लवन समझ में आ जाएगा, क्योंकि शैली के बिना पल्लवन समझ में नहीं आएगा। और शैली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शैली का मतलब क्या होता है, अब आप यहाँ पर देखेंगे शैली क्या होती है, शैली का मतलब क्या होता है। शैली का मतलब होता है दोस्तों कला। ये लिखा हमने शैली, ठीक है ना। कहते हैं ना आपकी बोलने की शैली कैसी है, आपकी लेखन शैली कैसी है, तो शैली का मतलब हो जाता है कला। क्या हो गया? कला। आप किस तरीके से चीजों को प्रस्तुत करेंगे, तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप सभी हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष गौर करना है। हमेशा आप लोग कहते हैं कि राइटिंग स्किल इसकी अच्छी नहीं है, रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है ना, बोलने की स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो अपन बार बार स्किल बोलते हैं। तो जो स्किल इंग्लिश में बोलते हैं वह हिंदी में क्या है? शैली। ठीक, हिंदी में जब हम लिखते हैं दोस्तों किसी चीजों को, तो जो राइटिंग स्किल होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? शैली 2 प्रकार की होती है। एक हम कहते हैं दोस्तों, 2 शैलियां देखिए कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी समाज शैली। क्या होती है? समाज शैली। और दूसरी होती है आपकी व्यास शैली। समाज शैली और व्यास शैली। और याद रखिएगा दोस्तों, जब पल्लवन आता है तो पल्लवन में ये हिडन प्रश्न है कि समाज शैली क्या होती, व्यास शैली क्या होती। तो इस हिडन प्रश्न को यदि हमें कंप्लीट करना है तो हमें किस बात पर गौर करना पड़ेगा, किस पर गौर करना पड़ेगा, और व्यास शैली पर किस पर। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, शब्दों का मेल करना बहुत जरूरी है। यदि आपको कुछ चीजें याद नहीं हो रही हैं, कॉन्सेप्चुअल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो शब्दों को मिलान करिए, क्योंकि जो शब्दों का जोड़ होता है दोस्तों वो बहुत मदद करेगा आपको। तो जब समास शैली की बात करते हैं, सा फार होता है समास, और सा से ही निकल कर आता है संक्षिप्त। क्या लिखा कर आता है? सा से निकल कर आता है समास, और सा से निकल कर आता है संक्षिप्त। अर्थात लिखने की वह कला जिसमें क्या करते हैं, हम संक्षिप्त कर देते हैं शब्दों को, बड़े बड़े वाक्यों को छोटा करके लिखते हैं, उस शैली को कहते हैं समास शैली। बड़े बड़े वाक्यों को, शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने की जो कला होती है वो कहलाती है आपकी समास शैली। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती दोस्तों आपके समास शैली कहलाती। ये बात आप गौर करिएगा। फिर व्यास। व्यास की लीला तो आप सबने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। किसमें पढ़ी होगी? हिस्ट्री में पढ़ी होगी कि व्यास का पार तो सिकंदर नहीं कर पाया था। व्यास का पार सिकंदर नहीं कर पाया था। व्यास क्या थी? इतनी विस्तृत थी, इतनी विस्तार था इसका, इतना छितराव था, इतना फैलाव था। मतलब हमें अपनी बातों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने की जो कला होती है उसे हम कहते हैं व्यास शैली।
व्या से हो गया वा वकील से व्यास, और वा से हो गया विस्तार। विस्तार पूर्वक लेखन की कला को व्यास शैली कहते हैं। तो समाज शैली आपने किसे बता दिया? समाज शैली आपने कहा कि संक्षिप्त रूप में लिखना, अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की कला को समाज शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज शैली। जैसे देखिए दोस्तों, एक वाक्य हम बोलते हैं, ईश्वर पर आस्था रखने वाला, अर्थात तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका, आस्था जो रखे आस्तिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईश्वर पर आस्था रखने वाला आस्तिक कहलाता है। तो इस बड़े वाक्य को हमने छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? तो आप परिभाषा के रूप में समझ गए होंगे। परिभाषा, 2-3 परिभाषा हमने आपको बताई, एक और बताते हैं। लेखन के वह कला, लेखन के वह कला जिसमें हम बड़े बड़े वाक्यों को संक्षिप्त करके प्रस्तुत कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समाज शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज शैली कहते हैं। मतलब कंजूसपन जिसमें होता है वो होता है समाज शैली में। शब्दों की कंजूसी कर लेते हैं, शब्द बचा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समास शैली। व्यास शैली में क्या हो जाएगा? व्यास मतलब होता है विस्तार करके लिखना, अपनी बातों को विस्तार पूर्वक लिखने की जो कला होती है उसे हम व्यास शैली। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये शैली से आप सभी बहुत ही अच्छे से परिचित हैं। आप सभी ने ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ ना कुछ तो किए होंगे। जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं दोस्तों, तो वहां आप एक प्रश्न को कितना बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। स्पेशली रीजनल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं, वहां के जो पेपर होते हैं, 5 या 7 प्रश्न जितने भी आते हैं दोस्तों, आप उसमें क्या होते हैं? एक प्रश्न के आंसर को 4 पेज, 5 पेज, 8 पेज, 10 पेज लिखते जाते हैं। ये जो 10 पेज लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसका विस्तार ही तो कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, महत्वपूर्ण ये है कि आप जो एग्जाम लिखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें जो विस्तार कर रहे होते हैं, वो अनर्गल बातें बहुत सारी होती हैं जो वास्तव में उससे रिलेटेड नहीं होती। परंतु वास्तव में शैली क्या कहती है कि जो भी बात आप प्रस्तुत करें वो मूल भाव से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी बात आपके द्वारा ऐसी नहीं कही जानी चाहिए कि जो प्रश्न के मूल भाव से, प्रश्न के जो आवाजें आ रही हैं उससे अलग निकले। ठीक है, तो आपको व्यास समाज शैली की परिभाषा क्लियर हो गई, तो आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? लेखन की वह कला जिसमें शब्दों के बचत की जाती है, अर्थात कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रस्तुत करने की जो कला होती, जो शैली होती, उसे समाज शैली कहते हैं। और व्यास शैली क्या होगी? व्यास शैली के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि लेखन की वह कला जिसके अंतर्गत हम किसी भी बात को विस्तारित रूप से प्रस्तुत करते हैं, विस्तार करके लिख पाते हैं, उसे कहते हैं व्यास शैली कहते हैं। ठीक है, चलिए अपना ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब शैली हो गई दोस्तों। शैली के बाद जो चीजें हमें देखनी है वो चीजें अब हम देखेंगे पल्लवन की परिभाषा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने शैली क्यों पढ़ाई? शैली इसलिए पढ़ाई दोस्तों कि व्यास शैली का ही प्रयोग पल्लवन में किया जाता है। पल्लवन में क्या बढ़ा चढ़ा की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपका 3 नंबर के यहां से एक प्रश्न बन जाएगा कि किस शैली में, क्या बन जाएगा अगला प्रश्न दोस्तों? अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि ये बताइए पल्लवन किस शैली में किया जाता है। क्या पूछ लिया गया आपसे? आपसे पूछ लिया गया पल्लवन किस शैली में किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या आंसर क्या निकलेगा कि पल्लवन व्यास शैली में किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं पल्लवन के परिभाषा में। कहाँ आते हैं दोस्तों? पल्लवन के परिभाषा में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। पल्लवन के परिभाषा पे हम लोग आते हैं। तो जब परिभाषा की बात की जाएगी तो परिभाषा लिखने से पूर्व आपको यह पता होना चाहिए पल्लवन शब्द का अर्थ क्या होता है, पल्लवन शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों परिभाषा लिखने के पूर्व आप लिख लीजिए अर्थ, क्योंकि अर्थ आपको पता चल गया तो आपको समझ में आ जाएगी इसकी परिभाषा क्या है, तब हम आपको परिभाषा लिखाते हैं। ठीक, अर्थ क्या होता है दोस्तों?
आप एग्जाम में ये बात याद रखिएगा, जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न के क्या भाव है, किस तरीके से पूछा जाता है, इन बातों पे आपको गौर करना है। आपसे क्या पूछा गया कि पल्लवन को परिभाषित कीजिए, तो आपका आंसर अलग होगा। आपसे पूछा जा है पल्लवन शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तब आपका आंसर अलग होगा। ठीक है, दोनों बातों पर आप गौर करिएगा। तो पल्लवन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों फलना। फूलना। पल्लवन शब्द का अर्थ क्या होता है? फलना, फूलना। या इसका अर्थ होता है दोस्तों विस्तारित करना। क्या हुआ दोस्तों इसका अर्थ? फलना, फूलना या विस्तारित करना। मतलब किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करेंगे तो कहलाएगा पल्लवन। अब पल्लवन करेंगे किसके? इसके अन्य नाम क्या है? इसके अर्थों से दोस्तों इसके अन्य नाम निकलते हैं। तो आप अगली हेडिंग डाल दीजिए अन्य नाम। इसके अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम लिखिए दोस्तों, विशदीकरण। क्या कहते हैं? विशदीकरण, लघु निबंध। क्या कहते हैं? विशदीकरण, लघु निबंध। वृद्धिकरण क्या कहते हैं? वृद्धिकरण। ठीक है दोस्तों, ये इसके क्या हो गए? अन्य नाम हो गए। अन्य नाम में क्या देख लिया आपने? विशदीकरण बोल दिया जाए, लघु निबंध बोल दिया जाए, वृद्धिकरण बोल दिया जाए। अब लघु निबंध कहने के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? क्या लिखा हमने? लघु निबंध। चलिए, विशदीकरण मतलब विस्तार करना, वृद्धिकरण मतलब विस्तार करना, लेकिन ठीक है ना, लेकिन लघु निबंध का मतलब क्या हो सकता है? लघु निबंध का मतलब होता है छोटा निबंध। अब जैसे निबंध होता है दोस्तों, वो 1 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है, 10 पेज का भी हो सकता है। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, 1000 शब्दों अर्थात 10 पेज का हो सकता है। कभी कभी निबंध ऐसे हो सकते हैं कि 500 पेज का निबंध हो सकता है, 1000 पेज का निबंध हो सकता है। परंतु पल्लवन में दोस्तों एक सीमा होती है कि जो पल्लवन होता है स्टैंडर्ड रूप से 100 से 150 शब्दों का किया जाता है। कितने शब्दों में? 100 से 150 शब्दों में पल्लवन किया जाता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? लघु निबंध कहते हैं। 100 से 150 शब्दों का तात्पर्य हुआ दोस्तों 10 से 15 लाइन। आप एग्जाम में भी याद रखिएगा, कभी भी उतना ही आंसर लिखना चाहिए जितना के उसके सुटेबल हो। कभी भी हमें विस्तार पूर्वक इतना बहना नहीं चाहिए। भावनाओं में यदि बह गए तो समझ लिए हो गया बंटा ढार। भावनाओं में नहीं बहना है। अब भावनाएं का जो सागर होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है, उससे निकलना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए दोस्तों भावनाओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं परिभाषा की। परिभाषा के साथ आप देखते हैं फलना, फूलना, विस्तार। भाई विस्तार किसका करेंगे? तो विस्तार करने के लिए हम 2 शब्द लिख रहे हैं, उसके बाद आप परिभाषा समझ जाइएगा। क्या लिखने वाले? क्या लिखेंगे? सूक्त वाक्य। क्या लिखेंगे? जो सूक्त वाक्य होते हैं, जो क्या होते हैं? नीतिबद्ध होते हैं। जो सूक्त वाक्य होते हैं, नीतिबद्ध वाक्य होते हैं, गुम्फित वाक्य होते हैं। गुम्फित। गुम्फित का मतलब क्या होता है? कि अपने आप में गूढ़ रहस्य को छिपाए रहते हैं। कुछ बात ऐसे होते जैसे हम चर्चा करें, यदि आपने सुना होगा गागर में सागर, बिहारी जी की। बिहारी जी जो बातें कहते थे दोस्तों, वो गूढ़ रहस्य छिपाए रहती थी। जैसे एक लाइन बोलते, नहीं पराग नहीं मधुर मधो, नहीं विकास यही काल, अले कले ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो जब ये जो पंक्ति थी दोस्तों, राजा थे जयसिंह, वो हमेशा डूबे रहते थे विलासिता में।
उनकी एक नई नवेली रानी थी जो लगभग 16-17 वर्षों की जो भी रही हो, तो उसके प्रेम में इतना डूबे हुए थे कि वो उन्हें राजपाट से कोई मतलब ही नहीं था। तो जब मतलब ही नहीं था तो उनको सच्चाई यथार्थ को बारे में बताने के लिए, यथार्थ से परिचित करवाने के लिए बिहारी जी ने ये कविता लिखी थी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधो, नहीं विकास ही काल, अले कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात अभी तो कली है, जब ये बड़ी हो जाएगी, फूल बन जाएगी, तब क्या हालत होगी आपकी, अभी आपकी ऐसी स्थिति है। इन्होंने लिखी ये पंक्ति इतनी गूढ़ रहस्य को छिपाए हुई थी कि जय सिंह जी ने बिहारी जी को असम्मानित भी किया, उन्हें मोहरें भी प्रदान की, और वास्तव में फिर क्या हो गए, वो जागृत हुए और कहाँ जा लग गए, देश के विकास में लग गए, अपने साम्राज्य के कल्याण में लग गए। तो आप याद रखिएगा, गुम्फित का मतलब क्या होता है, बहुत ही गूढ़ रहस्य अपने पीछे। जैसे आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य मनुष्य रूपेण रिपुः अस्ति। अब ये हम इसको विस्तारित कैसे करें, सामने वालों को बातें नहीं समझ में आ सकती कि आलस्य कैसे शत्रु हो सकता है। ठीक है, एक और ऐसे है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता। ये हमें समझ में नहीं आएगा, कठिन है। तो ये क्या सूक्तियां हैं, जो सूक्त वाक्य होते हैं, जो गुम्फित वाक्य होते हैं, जो नीतिबद्ध वाक्य होते हैं, उनको अपने शब्दों में विस्तारित करने की जो प्रक्रिया होती, जो क्रिया होती है, उसे हम पल्लवन कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, देखिए क्या लिखेंगे, दिए गए सूक्त, दिए गए सूक्त गुम्फित, दिए गए सूक्त गुम्फित या नीतिबद्ध या नीति युक्त वाक्य को, इतना ही हम लिख दे रहे हैं, इतने में आपकी परिभाषा समझ में आ जाए। दिए गए सूक्त या गुम्फित वाक्य को अपने शब्दों में विस्तारित करने की प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं, जबकि उसका मूल भाव विस्थापित ना हो। तो आपकी परिभाषा 3 नंबर में पूछी आएगी, तो क्या कहेंगे आप, किसी दिए गए सूक्त या गुम्फित वाक्य को अपने शब्दों में विस्तारित करने की प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं, जबकि उसका मूल भाव विस्थापित ना हो। यदि मूल भाव उसका विस्थापित हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये बात आप गौर करेंगे कि उसका मूल भाव विस्थापित नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगी आपके परिभाषा। तो आपके 3-3 नंबर, ये देखिए 10 नंबर का प्रश्न नहीं है ये, 10 नंबर का प्रश्न जो आएगा आगे जब डिस्कस करें तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उस टॉपिक से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। वो पहला प्रश्न एक ये हो गया, एक दूसरा अर्थ हो गया, तीसरा अन्य नाम उसका पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसकी विशेषताएं। आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी विशेषताएं बताइए, तो इसकी विशेषता क्या होगी। तो विशेषता जब आते हैं दोस्तों, तो चलिए अब हम विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। ठीक, हेडिंग डाला हमने क्या, ठीक है, ये विशेषताएं भी पूछी जाएगी दोस्तों। तो विशेषताएं आपसे 3 नंबर में पूछी जाएंगी। कितने नंबर में पूछी जाएंगे, विशेषताएं केवल 3 नंबर में ही पूछी जा सकती हैं, इससे अधिक में विशेषताएं नहीं पूछी जाएंगी, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। तो विशेषता में आपको हम 4 विशेषताएं बता रहे हैं, 5, जिससे कि आप 3 आसानी से लिख सके। पहला पॉइंट हो जाएगा कि पल्लवन सदैव व्यास शैली में किया जाता है। क्या हो गया आपका, व्यास शैली। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा कि पल्लवन सदैव किस शैली में किया जाता है, तो पल्लवन सदैव भी व्यास शैली में किया जाता है। ये आपका हो गया
पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पल्लवन में हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी हमने परिभाषा देखी कि पल्लवन में किसका किया जाता है, सूक्त वाक्य या गुम्फित वाक्य का किया जाता है। तो इसमें लिख लेंगे यह है सूक्त या गुम्फित वाक्य का किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप विशेषता क्या हो जाएगी, जो पल्लवन होता है दोस्तों, पल्लवन में अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा आप क्या लिख लेंगे, लोकोक्ति एवं मुहावरे का प्रयोग नहीं। और ये भी याद ना रहे आपको तो एक सरल सा है, जो चौथा पॉइंट जो लिख रहे हैं, यह सदैव भूतकाल में किया जाता है। यह सदैव भूतकाल व अन्य पुरुष में किया जाता है। और दोस्तों कल की क्लास के बाद से आप लोगों ने थोड़ा ये भी समझा होगा कि हिंदी आर्टिकल्स पढ़ना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी हिंदी आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके 4 विशेषताएं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी ही लिखनी है, किसमें होता है, व्यास शैली में किया जाता है। दूसरा क्या है, सूक्त या गुम्फित वाक्यार्थ सुभाषित जो होते हैं उनका किया जाता है। तीसरा आप ये सदा ये लिख सकते हैं कि पल्लवन किसमें किया जाता है, भूतकाल व अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष में किया जाता है। ये 3 पॉइंट हैं आपके, 3 नंबर की विशेषताएं आएंगे। तो इन तीनों पॉइंटों को आप मेंशन कर देंगे, क्लियर। इसके बाद हो सकता है आप यहां पर डाउट रहे, अन्य पुरुष और भूतकाल क्यों लिखा है। तो अब दोस्तों जब भी आप पल्लवन करेंगे तो आप खुद बताइए कि आप भविष्य की बातों का आप रेफरेंस प्रस्तुत करेंगे, नहीं, आप उन्हीं बातों का रेफरेंस प्रस्तुत करेंगे, उन्हीं बातों का आधार बताएंगे अपनी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, जो बातें घटित हो सकी हैं। क्या हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, उन्हीं बातों को आप प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हमने क्या लिखा है, भूतकाल। और जो बातें घटित हो चुकी हैं वो तो किस में होगी, पास्ट में होगी, इसलिए इसे हमने लिखा भूतकाल लिखा, ठीक। अन्य पुरुष क्या लिखा है जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसकी ये बातें प्रस्तुत करेंगे, वो व्यक्ति, वो इंसान हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं होगा। वो कहाँ होगा, कहीं अन्य होता है, दूसरा होता है, दूर होता है। तो हमेशा याद रखें, जो अनुपस्थित होता है, अब्सेंस, जिसकी अब्सेंस, जो अब्सेंस है और जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। अर्थात इंग्लिश में आप लोग पढ़ते होंगे तो जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं, वो हिंदी में कहलाता है अन्य पुरुष। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट, आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट उठा के आप अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए वहां एग्जाम रूम में आपकी कॉपी में केवल 3 लाइनें ही आनी, और हिंदी में तो 4, मान लीजिए 4 लाइनें हो जाती हैं, हम यूज कर सकते हैं 4 लाइनों का, परंतु आप ये मान के चलिए स्पष्ट आंसर हमें 3 लाइनों में ही लिखना रहेगा, क्लियर। इसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे अब क्या देखेंगे दोस्तों जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, अब ये यहां से आपका 10 नंबर का प्रश्न चालू हो जाता है। पल्लवन लिखने के नियम, पल्लवन लिखने के नियम, अर्थात जो पल्लवन करें हम तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ठीक है। तो पल्लवन करते समय, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आपको 10 में से कम 8 नंबर तो लाना ही है। क्योंकि हम हिंदी में गप्पबाजी करके एक एक क्या 2-2 घंटे व्यतीत कर देते। अरे या छोड़िए, यहाँ तो सरकार रात बीत जाती है और समय का पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई, कब भोर हो गए। अब कब सूर्य देवता कह रहे हैं कि चलिए उठिए और सुबह के नाश्ते की तैयारी में लग जाइए और नाश्ते या घूमने फिरने में लग जाइए, ठीक है। यह है गप्पबाजी का अपने यहाँ का सिलसिला, और हमें इसमें महारत ही हासिल है। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इतनी मेहनत कर ही लेंगे कि 10 में से 8 नंबर लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। तो अब कैसे लाएंगे, उसके लिए पहला पॉइंट,
हम हमेशा, आप लोग सोचते होंगे जब पढ़ते हैं, और सभी आपसे कहते होंगे कि किसी भी तथ्य को याद रखने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे बार बार अध्ययन करें, उसे बार बार पढ़ें। तो पल्लवन में भी यही है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम दिए गए सूक्त वाक्य को, सूक्त वाक्य को दिए गए सूक्त वाक्य को 2 से 3 बार, वाक्य को 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ें। अर्थात क्या करना है? पहला पॉइंट हो गया ध्यान पूर्वक पढ़ना और अर्थ को समझना। आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि सर्वप्रथम जो भी सूक्त वाक्य दिया गया है उसको हम ध्यान पूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें और उसके शब्द जो दिए हैं उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। जैसे इस पॉइंट्स को समझने से पहले हम एक उदाहरण में देखते हैं कैसे हम करेंगे। मान लीजिए हमने लिखा है दोस्तों क्या? साहित्य समाज का दर्पण। एग्जाम्पल के रूप में इस पॉइंट्स को समझते हैं। क्या लिखा हमने? साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे हम इस पर क्लियर करते हैं? क्या लिखा हमने? सर्वप्रथम दिए गए सूक्त वाक्य या सुभाषित जो भी है गुंफित वाक्य उसको 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। तो हमने देखा इसमें क्या लिखा है। तो अर्थ समझने के लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ें कैसे? 1 2 3। इसमें जो वाक्य दिया रहता है दोस्तों उस वाक्य के प्रत्येक शब्द को आप तोड़ लें, प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकालें। जैसे लिखा साहित्य, तो साहित्य शब्द का अर्थ पहले निकालिए। साहित्य मतलब होता है लिटरेचर। क्या होता है? लिटरेचर। और हमें पता है साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो हमारे अंदर संचित के चित्त वृत्तियां होती है, हमारे अंदर जो चीजें संचित होती है वही साहित्य क्या है? हमारे मस्तिष्क में जो चीजें संचित हैं, हमारे मन मस्तिष्क में जो चीजें संचित है उनका ज्ञान ही साहित्य है। अर्थात जो लिखी हुई वस्तुएं होती हैं, लिखी हुई कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं, जो हमारे दिमाग में जो भी बातें चल रही होती हैं, जब हम उनको पिरो देते हैं वो साहित्य है। क्या है? हमारे मन मस्तिष्क में संचित ज्ञान ही साहित्य है। क्या है? लिटरेचर है। ठीक है। तो हमें पता चला साहित्य क्या होता है? हमारे मन मस्तिष्क में जो ज्ञान रूपी बीज है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, उजाला, वही तो साहित्य है वास्तव में, है ना? लिटरेचर वही है। ठीक। इसके बाद आता है समाज, मीन सोसाइटी। समाज क्या है? समाज में होता है जहां लोग रहते हैं, आपसी संबंध होते हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन नहीं हो, व्यवहारिक संबंध होते हैं, नैतिक संबंध होते हैं। ये एक प्रकार का जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है। समाज क्या? एक प्रकार का जाल है, एक प्रकार का क्या है? हमारा जो मानव समाज होता है उसके क्रियाकलापों का वर्णन करता है, उल्लेख करता है। क्या करता है? क्रियाकलापों का उल्लेख करता है। जैसे समाज के बारे में क्या होता है? गरीबी का उल्लेख करता है, विवाह का उल्लेख करता है, हमारे बात विवाह, इन सब का जो कंबाइन हो जाता है, इन सब का जो अध्ययन हो जाता है वो समाज में आ जाता है। ये हमने समाज का अर्थ समझ लिया। दर्पण, दर्पण का मतलब होता है दोस्तों मिरर। आप सब इंग्लिश मीडियम में, इसलिए मिरर हमने लिखा है। मिरर अर्थात इसी को हम कहते हैं क्या? आईना। और आईने से दोस्तों आपने सुना होगा, ये आईने जो तुम्हें इतना पसंद करते हैं, ऐसा कोई गाना भी है। आतिफ असलम, सॉरी उनका ध्यान नहीं आ रहा हमें, अब सुनिएगा, बहुत ही फेमस है वो, कि ये आईने जो तुम्हें पसंद करते हैं, जरूर ऐसा करके कुछ है। तो आईने का मतलब क्या होता है? आईना का मतलब होता है शीशा।
और इसमें क्या दिखता है? इसमें दिखता है हमें हमारा प्रतिरूप। क्या दिखता है? प्रतिरूप। हम जैसे होते हैं वैसे हमें ये दिखाता है। कहते हैं ना, आपको आईना दिखाना जरूरी था। जब हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तब हमें आईना दिखाने वाले की जरूरत होती है, कि हमें हमारा आईना कोई दिखा दे। ठीक है, तो साहित्य भी समझ में आ गया, समाज भी समझ में आ गया, दर्पण भी। अब यहां से आप को रिलेट करके लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से साहित्य में क्या होता है, साहित्य में सभी का ज्ञान संचित होता है, हमारे मन मस्तिष्क की बातें होती हैं वो प्रस्तुत होती हैं। साहित्य समाज में क्या होता है, ये सब रूपरेखाएं होती हैं। ठीक, दर्पण हमारा प्रतिरूप दिखाता है। उसी प्रकार जो कहानी होते हैं, जो उपन्यास होते हैं, इनमें क्या होता है, हमारे आसपास की बातों का विस्तृत वर्णन होता है। इसमें क्या होता है, गरीबी का सजीव वर्णन होता है, शोषण का सजीव वर्णन होता है। और एक साहित्य ही है दोस्तों जिसने क्या किया था, हमारे देश में नव चेतना का संचार कर दिया था। जैसे आप गोदान देखिए, गोदान ने समाज का वो मर्म स्पर्शीय वर्णन किया है, वो मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। से इतना सजीव चित्रण है कि हमें समझ में आता है कैसे जमींदार लोग शोषण करते रहे होंगे, कैसे भारत की स्थिति रही होगी अंग्रेजों के समय, कैसे हमें प्रताड़ित किया जाता रहा हो, कैसे यहाँ शोषण रहा होगा। ये सब चीजों की अब हमने यहाँ से पता कर लिया। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया। आपको क्या करना है, पहला पॉइंट करना है, दिए गए सूक्त वाक्य को 2 से 3 बार पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और उसके प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करना है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसके बाद जब दूसरे पॉइंट में आते हैं दोस्तों, तो दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। अब ये अर्थ को समझ लिया ना दोस्तों, क्या करना है क्या नहीं करना। तो दूसरा पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, तो इससे जो रिलेटेड बातें हैं उनको आप रफ कार में लिख लेंगे। शब्दों के अर्थ को समझने के पश्चात उनसे संबंधित बातों को रफ वर्क में लिखना है। उनसे संबंधित उदाहरण को क्या करेंगे, संबंधित तथ्यों, कथनों एवं उदाहरण को संक्षिप्त में रफ पेज पर लिखना है। इतनी सारी चीजों की चर्चा की हमने, कैसे क्या है, तो इनको आप क्या करेंगे, इनको आप रफ वर्क में लिख लेंगे, जिससे कि बाद में हमें भूले ना चीजें, जिससे हम सही तरीके से उसे पिरो के प्रस्तुत कर सके। और जब हम ये लिखेंगे दोस्तों, तो ये जो तथ्य होंगे, कथन होंगे, उदाहरण प्रमाणित होना चाहिए। कोई फालतू की हवाबाजी बातें नहीं करनी है आपको। जो भी बातें होंगे क्या होंगी, सॉलिड होंगी। बातों में दम होना चाहिए, आप में दम हो या ना हो, लेकिन आपकी बातों में दम होना चाहिए, तभी दुनिया आपकी बातों को मानेगी, वरना आपको धिक्कार देगी। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, आपकी अपनी बातों पर दम लाने के लिए आपको तथ्य, कथन एवं उदाहरण जो होंगे प्रमाणित प्रस्तुत करने होते, आप इसको लिखेंगे। जो तीसरा पॉइंट उसके बाद ध्यान देना है दोस्तों, ये सब कर लिया, अब लिखने की कला चालू होती है। तो तीसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे, तो आप लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखने। इतना आपने लिख लिया, फिर आपके दिमाग में ये रखना है कि हमें हमारे जो उदाहरण लिखे, कथन लिखे, उनमें किसी प्रकार का हम लोकोक्ति, मुहावरे, अलंकार का प्रयोग ना करें। चौथा पॉइंट लिखना है दोस्तों, भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सहज और सरल होनी चाहिए, तथा अलंकृत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। क्या करना है, अलंकृत भाषा के प्रयोग से
प्रयोग से बचना है, से बचना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। जब भी, चूंकि देखिए वो जो सूक्त वाक्य थे वो अपने आप में ही बहुत कठिन है, उसको प्रस्तुत करना सामने वाला समझे तो समझेगा कैसे, जब हम सरल से सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, व्याकरण से शुद्ध होनी चाहिए, और उसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात रस अलंकार का प्रयोग नहीं करेंगे, लोकोक्ति मुहावरे, इन सब के प्रयोग से हम बचेंगे, और कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कठिन शब्दों का या क्लिष्ट जिसे कहते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ ही साथ बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे आप। क्या है? बड़े बड़े और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कि इसके साथ साथ पता चले उन शब्दों का भी हमें व्याख्या करनी पड़े। ये बातें हो गई। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, तो पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपका आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि हम जो कथन उदाहरण दे रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। क्या ना हो? बातों के पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप ये बात याद रखेंगे, पुनरावृत्ति से बचेंगे, पुनरावृत्ति से बचना है। क्या करना है आपको? पुनरावृत्ति से बचना है, कि शब्दों के पुनरावृत्ति, वाक्यों की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार उसी बात को हम ना दोहराएं, उन दोहराव से हम बचें। ठीक है। इसके बाद छठवां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो छठवां पॉइंट क्या है दोस्तों, कि मूल भाव लेखक के कथन का मूल भाव विस्थापित ना हो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि लेखक जो कह रहा है, जो सूक्त वाक्य का मूल भाव है, वो कभी विस्थापित नहीं होना चाहिए, अर्थात नष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, आप काम कैसे करें? आपके सीनियर ने कुछ कहा था, आप अपनी बात को किसी और तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? काम में बाधा आ जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर्स उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे जो योजनाएं हैं वो टाइम से पूरे नहीं हो पाएंगे, समय से पूरे नहीं होंगे। इसलिए क्या करना है? कथन के मूल भाव को विस्थापित नहीं करना है। सातवां पॉइंट हो जाएगा कि भूतकाल में ही करेंगे आप। किसमें? भूतकाल में करेंगे। आठवां पॉइंट हो जाएगा, आप शैली कौन सी होगी आपकी? अन्य पुरुष शैली या अन्य पुरुष सर्वनाम में किया जाता है। किसमें? अन्य पुरुष शैली या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है पल्लवन करते समय। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो आप हमेशा याद रखें, एक बहुत अच्छा पल्लवन कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में पल्लवन के बारे में हमने विस्तृत समझ लिया है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि पल्लवन का उदाहरण क्या है, पल्लवन के उदाहरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे। 2-3 उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।